अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ज़ोरात की हुकूमत बहुत दिलकश थी दोस्तों, और फिर मेरी मोहब्बत भी मुझे मिल रही थी। मैं तैयार हो गया और मैंने इस प्रोपेगेंडे की कोई तरदीद नहीं की जो मेरे और खानम के बारे में शुरू हुआ। यूँ मैंने अपनी माँ को बदनाम किया, लेकिन खान ज़ोरात के अगवा का प्रोग्राम मुझसे भी पोशीदा रखा गया। मैंने अमीर गुलबाग से राब्ता कायम किया तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि खान के अगवा में उसका हाथ नहीं। मैंने उससे सख्त अल्फाज में कहा कि खान ज़ोरात यानी मेरे चचा को फ़ौरन बरामद होना चाहिए, तो इस बात पर मेरी उससे तकरार हो गई। ये है कुल दास्तान और इसमें कोई झूठ नहीं। तालूत ने गर्दन हिलाई। खानम के खिलाफ प्रोपेगेंडा महम किसने शुरू की मैं नहीं जानता, शकील ने कहा। अब तुम क्या चाहते हो, तालूत ने पूछा। मैं सख्त उलझन में हूँ। एक तरफ चचा है, दूसरी तरफ मोहब्बत। खान ज़ोरात के अगवा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा शुबा अमीर गुलबाग की तरफ है। क्या वो अफरादी कुव्वत भी रखता है? वो बेपनाह दौलतमंद है और दौलत हर ताकत मुहैया कर देती है। तो शकील, मेरा दोस्ताना मशवरा है कि इस मामले में खामोशी इख्तियार करो। खान ज़ोरात को हम बरामद करेंगे। मुमकिन है तुम्हारी ज़रूरत भी पेश आए। मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या मेरे जहन के लिए ये उलझन कम है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता? हम खुदाई फौजदार के अलावा कुछ नहीं। हमारा ताल्लुक ज़रात से नहीं है, बस इसके अलावा और कुछ जानने की ज़रूरत भी नहीं। हाँ, अर्शीला के बारे में तुम्हारी क्या राय है? खून ख्वार बिल्ली बेहद चालाक है, खानम से खार खाती है और बस। ठीक है, इजाज़त दो, बहुत जल्द तुमसे मुलाकात करेंगे, तालूत ने कहा और मेरे शाने पर हाथ रखकर वापसी का इशारा किया, और फिर हम दोनों महल से निकल आए। क्या ख्याल है आरफ? अनोखी दास्तान है, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा। बेहद, लेकिन मेरा ख्याल है शकील वो आदमी नहीं है। कौन सा? जो रात पहाड़ों में था, उसकी आवाज़। हाँ, वो आवाज़ शकील की नहीं थी। फिर अभी एक मोहरा और है, अमीर गुलबार। हाँ, उसे भी देख लेंगे। आखिरी मोहरा है, इत्मीनान से देखेंगे। आओ, आज का काम ख़त्म, वापस चलें। और हम वापस अपने ठिकाने की तरफ चल पड़े। दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर से हंगामे की आवाज़ आ रही थी। हम दोनों ठठक गए। रक्षे, तालूत आहिस्ता से बोला। मुमकिन है दो शाला ओढ़ लो, तालूत आहिस्ता से बोला, और ख़ुद भी निगाहों से रूपोश हो गया। मैंने भी दो शाला ओढ़ लिया और हम मकान के अंदर दाखिल हो गए। हमारा अंदाज़ा दुरुस्त था। मकान के अंदरूनी हिस्से में हंगामा बरपा था। रक्षे एक करी शक्ल और कवि हैकल आदमी था। वो चमड़े का चाबक लिए कमरे के दरमियान खड़ा था। एक कोने में अगमाना बैठी आंसू बहा रही थी। कमरे के दरमियान दिलशाद शोला जवाला बनी खड़ी थी। मैं तेरी सूरत दागदार कर दूंगा, रक्षे धाड़ा। मेरी दिली ख्वाहिश है कि तू ऐसा ही कर, ताकि लोग मेरी शक्ल से घिन खाकर अपने नापाक इरादों की तकमील ना कर सकें। मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। तू बुज़दिल है, तू कुछ भी ना कर सकेगा। कान खोल कर सुन ले रक्षे, मैं अगमाना नहीं हूँ, दिलशाद गज़बनाक लहजे में बोली। दिलशाद, कुतिया की बच्ची, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। वो यकीनन कुतिया ही होगी जो मेरी माँ और तेरी बहन थी। रक्षे ने चाबक वाला हाथ उठाया, लेकिन दिलशाद के चेहरे पर कोई तब्दीली पैदा ना हुई। वो तनी खड़ी रही। रुक जाओ रक्षे, ये लड़की पागल हो गई है, मैं उसे समझा लूँगी, बूढ़ी औरत ने कहा। अभी और इसी वक्त समझा ले, वरना मैं इसे जिंदा ना छोड़ूंगा, रक्षे ने दांत पीसते हुए कहा। ये बेगैरत मुझे क्या समझाएगी? तुझे जो कुछ करना है अभी कर ले, दिलशाद दीवानगी से बोली। अगर काम ना करेगी तो खाएगी क्या? बूढ़ी बोली। मैं तेरी रोटी पर लानत भेजती हूँ। वो लोग बहुत अमीर हैं दिलशाद, अगर तू उनमें से दूसरे को फांस ले तो वारे न्यारे हो जाएंगे। खामोश जलील कुतिया, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तालूत, मैंने आहिस्ता से कहा।
ہوں، तालूत की आवाज़ बहुत संजीदा थी। ये हमारा ही जिक्र खैर है। मेरा ख्याल है इन लड़कियों को इन दोनों खबीसों से निजात दिला दी जाए। तालूत आहिस्ता से बोला। और फिर हम दोनों रक्शे की तरफ मतवज्जा हो गए, जो भयानक अंदाज में दिलशाद की तरफ बढ़ रहा था। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। उसने दिलशाद के नज़दीक पहुंचकर चाबुक उठाया और उसी वक्त तालूत ने हाथ बढ़ा दिया। उसका हाथ काफ़ी लंबा हो गया। चाबुक उसने पकड़कर एक जोरदार झटका दिया और रक्शे ऊंधे मुंह गिर पड़ा। वो हैरानी से चारों तरफ देख रहा था। फिर वो खौनख्वार अंदाज में उठा। तूने चाबुक पकड़ा था, मैं तुझे। उसने वहशियाना अंदाज में चाबुक घुमाया, लेकिन इस बार चाबुक दिलशाद की बजाय बूढ़ी के बदन पर पड़ा। बूढ़ी की चीख कान फाड़ देने वाली थी। ऐ मेरे मौला बचाना! वो दरवाजे की तरफ लपकी, लेकिन रक्षा को ना जाने क्या हो गया। उसने लपक कर फिर बूढ़ी पर वार किया और बूढ़ी फिर चीखी। फिर तो रक्षे का चाबुक था और बूढ़ी का बदन। रक्षे पागलों के से अंदाज में उसे उधेड़ रहा था। दिलशाद अब मुंह फाड़े अगमाना के नज़दीक जा खड़ी हुई और बुढ़िया की चीखें छत उड़ाए दे रही थी। लेकिन रक्षे अंधा हो गया। वो अक्लो खरो से आरी हो गया। अपनी दानस्त में वो दिलशाद को मार रहा था, लेकिन मुसीबत बूढ़ी की आई हुई थी। 12 जुबानों का खौफनाक चाबुक और रक्षे का कवी हिकल जिस्म बूढ़ी के बदन से मुहावरतन नहीं हकीकतन खाल उतर रही थी। वो लहूलुहान हो गई। अब उसकी कराहें भी मदम होती जा रही थी और फिर उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। तब रक्षे का जुनून सर्द हुआ। मेरे अहकामात से मुनहरफ थी, कमीनी कहीं की, वो बोला। और फिर उसने अगमाना और दिलशाद की तरफ देखा और उसका मुंह हैरत से खुल गया। वो पागलों के अंदाज में बोला, तू जिंदा है? उसका तखादुब दिलशाद से था। फिर उसने उसी अंदाज से बूढ़ी की तरफ देखा। अरे ये क्या हुआ? वो बुखलाए हुए अंदाज में बूढ़ी के नज़दीक बैठ गया। ये क्या हुआ? अरे मैंने क्या किया? मैंने अपनी बहन को कत्ल कर दिया। अरे मैंने। और फिर वो ज़ोर से चीखा, मैंने अपनी बहन को कत्ल कर दिया। और उसके बाद यही अल्फाज दोहराता हुआ चीखता हुआ बाहर निकल गया। फिलहाल यही काफ़ी है। अगर उसका अंजाम मुनासिब ना हुआ तो फिर हम खुद उसे कैफरे करदार तक पहुंचा देंगे। तालूत ने कहा और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, आओ, अब यहाँ रुकना बेकार है आरफ। बहुत से बोझ खुद पर लादना मुनासिब ना होगा। अमीर गुलबार से भी आज ही बात कर ली जाए, जैसा मुनासिब समझो। मैंने थके थके अंदाज में कहा और फिर तालूत के साथ बाहर निकल आया। बाहर मजमा जमा हो रहा था। रक्षे को लोगों ने पकड़ लिया। उसके लिबास पर खून के छींटे थे। आ जाओ, काम हस्बे मर्जी हुआ है, तालूत ने कहा। और हम दोनों वहां से काफ़ी दूर निकल आए। कुछ थकन महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद तालूत ने पूछा, हाँ यार, मैंने उकताए हुए अंदाज में कहा। तब आओ, पहाड़ियों में किसी जगह आराम करेंगे। अमीर गुलबार को सुबह ही देख लेंगे। चलो, मैंने कहा। और फिर वीरान पहाड़ियों में एक मुनासिब जगह हमने कयाम का फैसला किया और आराम करने लेट गए। मेरे जहन में अजीब सा खलफशार था। रात गए तक मैं और तालूत इन्हीं हालात पर तबसरा करते रहे और फिर सो गए। दूसरी सुबह गोश्त की सूंधी बू से मेरी आंख खुली। पुश्त के नीचे खुरदरी जमीन थी, लेकिन इसके बावजूद नींद बहुत उम्दा आई थी। गर्दन घुमाकर देखा, सामने ही दस्तरख्वान चुना हुआ था जिस पर बेशुमार बर्तन रखे हुए थे। कहाँ की नींद, कैसी कसल! जल्दी से उठा। तालूत मेरे सरहाने ही खड़ा था। मुंह हाथ धो लो, ठंडा हो जाएगा। मैंने बदहवासी में नाश्ते की तरफ इशारा किया। नहीं होगा, ये तो सिर्फ नमूना है। तुम्हें जगाने का एहतमाम किया गया था और फिर नाश्ता क्या होगा? मैंने दस्तरख्वान की तरफ देखा और दिल धक से रह गया। वहाँ तो कुछ भी नहीं था। वहाँ जिस जगह अब से चंद शायद बेशतर दस्तरख्वान बिछा हुआ था, वहाँ अब हरी हरी घास नजर आ रही थी। क्या बेहुदा मजाक है, मैंने बुरा मानते हुए कहा। जाओ, ज़रूरियात से फारग हो लो, नाश्ता आ जाएगा। और मैं गर्दन झुकाकर एक तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद हम सचमुच के दस्तरख्वान पर बैठे हुए थे और दस्तरख्वान आला लवाजमात से पुर था। खूब डट कर नाश्ता किया और फिर रासम किसी बेरे के अंदाज में बर्तन समेट ले गया। थोड़ी देर के बाद हम तैयार हो गए। तालूत मेरी शक्ल देख रहा था। क्या प्रोग्राम है तालूत? मेरा ख्याल है आज बहुत से काम निपटा लिए जाएं। हाँ, ये पहाड़ ज़्यादा पसंद नहीं आए। जल्द ही मुहज़्ज़ब दुनिया में चलेंगे। बिल्कुल, तो अब मेरा गुलबार को देख लिया जाए। यकीनन। तब फिर आओ,
तालूत ने कहा और मैं उसके साथ आगे बढ़ गया। तालूत मेरे बराबर चल रहा था। अचानक उसने मेरे शाने को जोर से धक्का दिया और मैं गिरते गिरते बचा, लेकिन उसकी हरकत मेरी समझ में आ गई थी। क्या इसके अलावा और कोई तरकीब नहीं है? मैंने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। अफसोस नहीं, और अगर किसी वक्त मेरा मुंह टूट जाए दूसरा लगाया जा सकता है, तालूत ने इत्मीनान से कहा। उसी वक्त हमें अकब से बहुत से कदमों की चाप सुनाई दी और इससे कबल के हम घूमते 6 राइफलें हमारी तरफ तन गईं। खबरदार, हाथ ऊपर उठा दो, एक कड़कदार आवाज ने कहा। हमने खामोशी से हाथ ऊपर उठा दिए। तब हमने उन्हें देखा। वर्दी पहने हुए 6 मुहाफिज थे। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मुसाफिर हैं, रफ़ा हाजत के लिए आए हैं, तालूत ने जवाब दिया। क्या बकवास है? जानते हो ये कौन सी जगह है? बैतुल खुला नहीं है, तालूत अहमकाना अंदाज में बोला। उचक्के मालूम होते हो, जोरो शाह किसी ने कहा। गिरफ्तार कर लो इन्हें, दरोगा के पास ले चलो, कड़कदार आवाज वाले ने कहा और बाकी आदमी राइफलें सीधी करके हमारी तरफ बढ़े। अरे भाइयों, रफ़ा हाजत, तालूत ने दोनों हाथ उठाकर कहा। बकवास मत करो, कड़कदार आवाज वाले ने कहा और हमें गिरफ्तार कर लिया गया। तालूत की यही मर्जी थी, वरना उनकी क्या हिम्मत थी कि हमें गिरफ्तार करते। देखो, ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी, तालूत अजीब से अंदाज में बोला और उनमें से कुछ लोग हंस पड़े। ले चलो, धक्का देते हुए ले चलो, कड़कदार आवाज ने दूसरों को डांट दिया और वो लोग हमें धक्का देने लगे। अरे खुदा के बंदो, धक्के तो ना दो, वैसे ही हालत खराब है। तालूत की बदमाशी पर मुझे भी हंसी आ रही थी। बहरहाल थोड़ी देर के बाद हम दरोगा के सामने खड़े थे। दरोगा भी एक खौनख्वार आदमी था। उसने सवालिया अंदाज में हमारी तरफ देखा। ये दोनों अंदरूनी महल में खड़े थे। खान फजूल बकवास कर रहे थे। अंदरूनी महल में? और दरबान कहाँ मर गए थे? दरोगा ने पूछा। उन्हें चकमा देकर अंदर दाखिल हुए होंगे। क्या बकवास है, वो उनके चकमे में आ गए। हम क्या कह सकते हैं जनाब, सबको मेरे सामने हाजिर करो। रफ़ा हाजत करना चाहते हैं, तालूत ने फ़कीरों के से अंदाज में कहा। क्या? दरोगा झल्ला गया। बहुत बुरी हालत है खान, तालूत घुंघराया। क्या बक रहे हैं ये? यही बकवास वहाँ कर रहे थे खान। डंडे मार मार कर दुरुस्त कर दो। असला तो नहीं है इनके पास? बहुत सा असला है खान, मगर रफ़ा हाजत। ओ गधो, इन्हें बैतुल खला ले जाओ, खुद इनके सर पर खड़े रहो, शर्म आएगी खान, तालूत मस्खरेपन से बोला और लोग फिर हंस पड़े। ले जाओ, दरोगा धाड़ा और वो बादल नाखवास्ता हमें फिर धक्के देने लगे। दो शाला, तालूत ने आहिस्ता से मुझसे कहा और आंख मार दी। बहरहाल हमें अलग अलग 2 बैतुल खुला में पहुंचा दिया गया और अंदर दाखिल होकर मैंने 2 शाला ओढ़ लिया। तालूत भी बाहर निकल आया और हमारे निगरान अपनी दानस्त में बड़े चौकन्ना खड़े थे। तालूत ने मुझे इशारा किया और हम खामोशी से आगे बढ़ गए। इस शरारत की क्या ज़रूरत थी? लुत्फ़ नहीं आया? तालूत ने बच्चों के से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। अब वो बैतुल खुला की निगरानी करते रहेंगे। मैंने गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाई। क्या कह सकता था इस खतरनाक मासूम के बारे में? महल के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होकर हम अमीर गुलबार की तलाश में मसरूफ़ हो गए। यार, ये महल भी खान ज़ोरात के महल से किसी तरह कम नहीं। हाँ, अमीर गुलबार मामूली हसीयत का इंसान नहीं मालूम होता है। कहाँ कम बख्त। तालूत ने एक मुलाजम को आवाज़ दे ली और मुलाजम उसके करीब पहुँच गया। अमीर कहाँ हैं? अपनी निशस्त गाह में। मगर तुम कौन हो? तुम सब जासूस हो क्या? हर एक यही सवाल करता है। क्या अमीर ने तुमसे मिलने की ख्वाहिश की है? नहीं तो क्या हम तुम्हारी शादी के सिलसिले में यहाँ आए हैं? तालूत ने कहा और मुलाजम झीप गया। फिर वो हमें साथ ले चला और एक खूबसूरत दरवाजे पर रुक गया। अमीर अंदर हैं, उसने कहा। ठीक है। हमने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गए। अंदर भी सिर्फ 3 आदमी थे, अमीर गुलबार और 2 आदमी और, जो मकामी ही मालूम होते थे। अमीर गुलबार हुक्का पी रहा था। खासा बारूब आदमी था। हमें देखकर वो तीनों चौंक पड़े। अमीर खामोशी से हमारी तरफ देख रहा था। हम उसके करीब पहुंच गए। अमीर ने उस पर भी कुछ ना कहा, अलबत्ता उसके दोनों साथियों ने पिस्तौल निकाल लिए। अमीर ने उन्हें इशारे से रोका और नरम लहजे में बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता। अमीर गुलबार आप ही हैं? तालूत ने मस्कीनियत से पूछा। हाँ, हम आपको कत्ल करने आए हैं, तालूत इसी सादगी से बोला। क्या? अमीर गुलबार की आंखें हैरत से फैल गई।
ہاں ہمیں باہر سے بلایا گیا ہے اور معقول معاوضے پر آپ کے قتل کا کام سونپا گیا ہے۔ امیر گلبار کے دونوں ساتھی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پستول ہماری گردنوں پر رکھ دیے اور پھر حسب معمول ہمارے لباس کی تلاشی لی گئی، لیکن اس سے کچھ ملنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ کیا کیفیت ہے؟ امیر گلبار نے اپنے آدمیوں سے کہا۔ خالی ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ پاگل معلوم ہوتے ہیں، مگر یہاں داخل کیسے ہو گئے؟ امیر گلبار نے کہا۔ پتہ نہیں خان، پہرے داروں کو سزا ملنی چاہیے۔ ٹھہرو، ان سے گفتگو تو کر لی جائے، امیر گلبار نے کہا اور پھر ہماری طرف رخ کر کے بولا۔ کس نے تمہیں میرے قتل پر مامور کیا؟ خانم افزورات نے، طالوت نے جواب دیا۔ مجھے چکر آ رہے تھے، بدماش طالوت نے پھر چکر چلا دیا۔ کسی جگہ اپنی شرارت سے باز نہیں آتا۔ وہ کیا خانم پاگل ہو گئی ہے؟ آپ ان کی بے عزتی نہیں کر سکتے خان، انہوں نے ہمیں 5,000 روپے دیے ہیں، طالوت نے برا ماننے والے انداز میں کہا اور پھر وہ امیر گلبار کے دونوں ساتھیوں سے مخاطب ہو کر بولا۔ اے تم بھی خاموش کھڑے ہو، حالانکہ تو ہماری مدد کے لیے تمہیں بھی بھاری رقم دی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ دونوں چونک پڑے۔ یہ بھی ہمارے ساتھی اور خانم کے مددگار ہیں امیر، ہمیں ان کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ کیا بکواس ہے؟ امیر گلبار چونک پڑا۔ وہ حقہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا اور امیر گلبار کے دونوں آدمی بوکھلاہٹ میں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ کیا تم انہیں جانتے ہو دلاور خان؟ امیر گلبار نے پوچھا۔ مسخرے ہیں خان، ضرور کسی سازش کے تحت آئے ہیں۔ ہم تمہاری طرح چور نہیں ہیں، دیکھو ہم نے صاف صاف کہہ دیا، تم کیوں چھپا رہے ہو؟ طالوت نے کہا۔ میں تجھے گولی مار دوں گا، دلاور خان نے پستول تان لیا۔ ٹھہرو دلاور خان، اے تم بتاؤ، خانم نے ان کے بارے میں تم سے کیا کہا تھا؟ ارے ہم دونوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ خانم کے محل میں ہمیں ملے تھے۔ اب دیکھ لو، انہوں نے ہماری تلاشی لے کر تم سے کہہ دیا کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، حالانکہ ہمارے پاس بہت سا اسلحہ ہے۔ کیا مطلب؟ خان چونک پڑا۔ یہ دیکھو، طالوت نے اپنے لباس سے ایک پستول نکال کر امیر گلبار کے سامنے ڈال دیا، پھر اس نے دوسرے طرف سے ایک اور پستول نکال لیا اور اس کے بعد اس نے 2 دستی بم نکال کر خان کے سامنے پھینک دیے اور میری طرف دیکھ کر بولا، اب تم بھی اپنا اسلحہ نکال کر دکھاؤ۔ مروا دیا طالوت نے ان دونوں بیچاروں کو۔ بہرحال میرے لباس سے اسلحہ کیوں نہ برآمد ہوتا؟ ان دونوں کے چہرے ہونک ہو کر رہ گئے۔ کیوں، اب کیا خیال ہے؟ طالوت نے ان سے پوچھا۔ لیکن امیر گلبار حرکت کر چکا تھا۔ دوسرے لمحے 4 آدمی اندر گھس آئے، وہ بھی مسئلہ تھے۔ دلدار خان اور گلدار کو حراست میں لے لو اور سخت نگرانی میں رکھو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہمارا اسلحہ اپنے قابو میں کر لیا۔ تم دونوں بیٹھ جاؤ، اس نے نرم لہجے میں کہا اور طالوت اطمینان سے بیٹھ گیا۔ میں بھی اس کے نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ وہ دونوں بیچارے اپنی گرفتاری پر احتجاج بھی نہ کر سکے۔ جب تم مجھے قتل کرنے آئے تھے تو تم نے اپنا کام کیوں نہیں کیا؟ اس نے پوچھا۔ ہم نے اس سے پہلے تمہیں نہیں دیکھا تھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تمہیں دیکھنے کے بعد قتل کرنے کو دل نہیں چاہا۔ نہ جانے خانم تمہیں کیوں قتل کرانا چاہتی ہے۔ نیک لوگ ہو تم نے نادانستگی میں میری مدد کی ہے۔ کہاں سے آئے ہو تم؟ سولی بستی سے ہمیں بلوایا گیا ہے۔ خانم نے اس کام کے لیے تمہیں 5,000 روپے دیے تھے۔ ہاں، اسلحہ بھی اس نے دیا ہوگا۔ ہاں، میں تمہیں 10-10 ہزار دوں گا۔ 10-10 ہزار؟ طالوت نے شدید حیرت کا اظہار کیا۔ پورے 10-10 ہزار نقد؟ امیر گلبار مسکرایا۔ اور پھر مگر ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ کیا خانم کو قتل کرنا ہے؟ نہیں دوست، وہ تو خود قتل ہو جائے گی، تمہاری مدد کی بھی ضرورت پڑے گی۔ ہم حاضر ہیں میر گلبار، کیا ہم خانم کے 5-5 ہزار روپے واپس کر دیں؟ کیا ضرورت ہے، انہیں بھی رکھو۔ اوہ بہت بہت شکریہ خان، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ فی الحال اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم محل گلبار میں معزز مہمانوں کی طرح رہو گے۔ یہاں تمہیں ہر سہولت حاصل ہوگی، سوائے اس کے کہ تم اس وقت تک باہر نہ جا سکو گے جب تک میں نہ چاہوں۔ ہمیں منظور ہے خان، طالوت نے جواب دیا اور میر گلبار نے ملازموں کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی۔ ملازموں کے آنے پر اس نے انہیں ہمارے بارے میں خصوصی ہدایات دی اور ملازم ہمیں لے کر چل پڑے۔ محل کے ایک عمدہ حصے میں ہمیں ٹھہرایا گیا، لیکن بہرحال پہرے کی پابندیاں سخت تھیں۔ ملازموں کے جانے کے بعد میں نے دانت پیستے ہوئے طالوت کی طرف دیکھا۔ یہ کیا چکر چلا دیا تم نے؟ غلط ہے کیا؟ صحیح بھی کیا ہے؟ میں نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ امیر گلبار کے مہمان ہیں، اور کیا چاہتے ہو؟ یہاں کیا جھک مارو گے؟
यार अहमक ही हो, हम शहर अग तो पहुंच गए हैं, अब बाकी काम मुश्किल ना होगा। यानी अब मेरा दिमाग ना चाटो, इस बार मेरा कमाल देखो और देखते रहो। बेहतर है मुझे सोने की इजाज़त दो, और उस नरमो आराम मसहरी पर नींद बहुत उम्दा आएगी। इजाज़त है, तलूत ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं दर हकीकत मसहरी पर लेट गया। बस ज़हन एक अजीब सी जल्लाहट तारी हो गई थी, और उसी जल्लाहट में मुझे नींद आ गई। न जाने कब तक सोया। आँख खुली तो तालूत मौजूद नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा, कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। बाथरूम में झांका, दूसरी जगहों पर देखा, और फिर बदन में एक ठंडी लहर दौड़ गई। अगर वो वापस न आया तो यहाँ अमीर गुलबार के महल में अच्छी खासी दुर्गत बन जाएगी। वाह रे तालूत, तेरी मौयत में राहत भी है और मुसीबतों के पलंदे भी। परेशान सा बैठा था कि दरवाजे पर आहट सुनाई दी, और फिर किसी ने दस्तक दी। या शामत, मैंने दिल ही दिल में डरते हुए दरवाज़ा खोल दिया। 2 मुलाजम थे, असला तो यहाँ सबके पास था। चाय पेश कर दी जाए जनाब, एक मुलाजम ने पूछा। हाँ ले आओ, मैंने जल्दी से जवाब दिया, और मुलाजम लौट गए। शुक्र है अंदर आए, वरना तालूत को ना पाकर शुबा में मुब्तला भी हो सकते थे। चाय की ट्राली आ गई, मेरे दरवाजे से ही ले ली थी। अजीब मज़का खेज पोजीशन में था, दिल की कैफियत कुछ दुरुस्त ना थी, और सोच रहा था कि नई मुसीबत से कैसे निपटा जाए। चाय बनाई और प्याली की तरफ हाथ बढ़ा ही रहा था कि अकब से एक हाथ आया और मेरी प्याली उठाई गई। मैं उछल पड़ा था। क्या बद इखलाकी है, मेरे लिए चाय नहीं बनाई? तालूत की आवाज़ उभरी और मैंने तवील सांस ली। तो तुम आ गए, क्यों खतरा था? अब तो लफ्ज़ खतरा भी मेरे लिए बेबुनियाद हो गया है, मैंने बेबसी से कहा। चाय लाए यार, फजूल बकवास मत कर, तालूत ने उकताए हुए अंदाज में कहा, और मैंने चाय की प्याली उसे पेश कर दी। मैंने और तालूत ने चाय वगैरह पी, और फिर हम आराम से बैठ गए। कहाँ चले गए थे, मैंने पूछा। तुम सो गए थे, मैंने सोचा कुछ काम ही कर डालूं। ओह, तो कुछ किया? बहुत कुछ, खूब, मैंने दिलचस्पी से कहा, और तालूत ने कुर्सी की पुष्ट से टिक कर आंखें बंद कर ली। मैं सवालिया अंदाज में उसे देख रहा था। चंद लम्हात खामोश रहने के बाद उसने कहा, मैंने खान ज़ोरात का पता लगा लिया। ओह, कहाँ है वो? गुलबार की शिगारगाह के एक खुफिया कैद खाने में। गोया अमीर गुलबार, 100% सबूत मिल गया। मैंने एक गहरी सांस ली। किस हालत में है? अमीर गुलबार उससे कुछ और काम लेना चाहता है, इसलिए उसने खान को कोई जिस्मानी तकलीफ नहीं पहुंचाई। तुम्हारी उससे मुलाकात हुई? हाँ। गोया बहुत कुछ कर आए हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, यूं ही समझ लो। खान को इल्म है कि मेरे गुलबार ने ही उसे अगवा किया है। यकीनन उसे सब कुछ इल्म है, लेकिन वो वाकई नेक इंसान है, बिल्कुल बेबस है, साजिशी ज़हन नहीं रखता। अमीर गुलबार का मकसद ये खान ज़ोरात को भी नहीं मालूम। तुमने मालूम किया? हाँ, तालूत मुखसिर बोला। तो पहेलियाँ क्यों बुझवा रहे हो, मैंने झल्लाए हुए अंदाज में कहा। वही इक़्तिदार यार, इसके अलावा और क्या हो सकता है, तालूत ने भी बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। कैसी है तुम्हारी दुनिया के इंसान? हर शख्स दौलत और इक़्तिदार के लिए जी रहा है। तो मुझसे क्या कह रहे हो? मैं क्या करूं, मैंने चिढ़कर कहा। तालूत मेरी शक्ल देखता रहा, फिर हंस पड़ा। नाराज हो गई मेरी जान, उसने कहा। तुम मुझे मेरी दुनिया का ताना ना दिया करो। नाराज हो गए हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इन लोगों पर बड़ा गुस्सा आता है। इंसानी जिंदगी, अखलाक व मोहब्बत, किसी चीज़ की इनकी निगाहों में कोई वक़्त नहीं। अमीर गुलबार सिर्फ इक़्तिदार के लिए कितना बड़ा खेल खेल रहा है। छी, खेल क्या है, उसकी तफसील अभी पर्दा राज में है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द सारे राज खुल जाएंगे, बहुत जल्द सारे बुराई से पाक हो जाएंगे, तालूत पुरख्याल अंदाज में बोला। प्रोग्राम क्या है अब? मेरा ख्याल है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। वैसे हम यहाँ कैदी भी नहीं हैं, महल में घूम फिर सकते हैं। आओ बाहर की सैर करें। और मैं तैयार हो गया। हम दोनों मुख्तलिफ हिस्सों से होते हुए एक बार फिर बाग में पहुँच गए, और इत्तफाकिया तौर पर ही उन मुहाफ़िज़ों से भीड़ हो गई जिन्हें हम बाग में छोड़ आए थे। वो हमें देखकर उछल पड़े, पकड़ना लेना फिर आ गए। वो चीखे और हमारी तरफ दौड़े। दोनों ने हमें पकड़ लिया। क्या बात है, तालूत सख्त लहजे में बोला। अब के नहीं भाग सकोगे बेटा, एक मुहाफ़िज़ बोला। क्या बकवास कर रहे हो, छोड़ो हाथ, तालूत ने झटका दिया और मुहाफ़िज़ ऊंधे मुंह जा पड़ा।
लेकिन गिरते गिरते भी वो चीखा था, भागने ना पाए। बहुत से दूसरे लोग भी आ गए, उनमें वो भी थे जिन्हें अमीर गुलबार ने हमारी खिदमत का हुक्म दिया था। हमें ज़रूरत ना पड़ी, वो खुद ही उनसे भिड़ गए। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? ये अमीर के मेहमान हैं। अमीर के मेहमान? वो दोनों सहम गए। हाँ, काबिल एहतराम मेहमान, लेकिन ये तो वही हैं जो बैतुल खला से भाग गए थे। पागल हो तुम दोनों माफ़ी मांगो इनसे। और वो हमारे सामने गड़गड़ाने लगे। तालूत मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। कोई ना कोई हरकत ऐसी ही कर देते हो कि बस इन्हीं हरकतों में तो ज़िंदगी है, तालूत ने कहा, और हम बाग के आखिरी सिरे तक पहुंच गए। तालूत पर न जाने क्या भूत सवार था, सारी दुनिया से लापरवाह हो गया। हम दोनों महल के तक महदूद थे, खा रहे थे, पी रहे थे, ऐश कर रहे थे, कोई काम ना होता। तालूत नत नई हरकतें करता रहता। महल के मुहाफ़िज़ इससे खौफज़दा रहने लगे। 3 दिन गुजर गए। इसी दौरान एक मुख्तसर सी मुलाकात अमीर गुलबार के लड़के मोहराब खान से हुई। एक दफ़ा लड़की को दूर से देखा, दोनों खूबसूरत थे, उनसे घुलने मिलने का कोई मौका नहीं मिला। तीसरी रात अमीर गुलबार के यहाँ बड़ी चहल पहल थी, बहुत से लोग नजर आए, बड़ी पुरइसरार सी कैफियत थी। रात को अमीर गुलबार ने हमें भी बुला भेजा। जिस हाल में हम पहुँचे वहाँ अजनबी लोग बैठे हुए थे, अमीर गुलबार भी मौजूद था। मेरे नए दोस्त अमीर गुलबार ने हमारी तरफ इशारा किया। इन्हें खानम ने मेरे कत्ल के लिए भेजा था, लेकिन अब ये मेरे दोस्त हैं। क्या ये जलसा आम में गवाही देंगे? ये सवाल हम भी इनसे करेंगे, अमीर गुलबार ने कहा, और फिर मेरी तरफ रुख करके बोला, दोस्तों, मैंने तुमसे जिस मदद की दरख्वास्त की थी उसका वक़्त आ गया है। कल शहर के सबसे बड़े चौक में मैंने एक जलसे का एहतमाम किया है। यहाँ सारे ज़ोरात के अवाम पहुँचेंगे। कल का दिन फैसले का होगा। अवाम फैसला कर लेंगे कि ज़ोरात के हुक्मरान खानम रहेगी या कोई और होगा। चुनाचा खानम के खिलाफ हमने बेशुमार सबूत इकट्ठे किए हैं, उनमें तुम्हारी गवाही भी एक हैसियत रखती है। हम ज़रूर गवाही देंगे अमीर, तालूत ने पुरजोश अंदाज में कहा। मैंने जलसा आम में खानम, शकील और अर्शीला को भी तलब किया है। यूँ समझो ये एक अवामी अदालत है और उन लोगों को इसमें शरीक होना पड़ेगा। कल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम तुम्हारे साथ हैं अमीर गुलबार, हम तुम्हारे साथ हैं अमीर गुलबार। शुक्रिया दोस्तों, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तुम सबको इस तावन का सिला ज़रूर दूंगा, अमीर गुलबार ने कहा। और फिर काफ़ी देर तक वो सब कल के जलसे की तैयारियों के बारे में गुफ्तगू करते रहे। खासी रात गए ये नशस्त बर्खास्त हुई थी। मैं और तालूत अपनी रिहाइश गाह पर चल पड़े। मेरे जहन में सख्त बेचैनी थी। कमरे में दाखिल होते ही मैंने तालूत की टांग पकड़ी। ये सब क्या है तालूत? तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? इस बार तुम अजीब हरकतें कर रहे हो। अमीर गुलबार ने कहा था, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तालूत मुस्कुराते हुए बोला, तो मेरी जान, दूध दूध रहेगा और पानी पानी। मगर तुमने तय क्या किया है? इस बार खामोश होकर तमाशा देखो तो बेहतर है, तालूत ने कहा, और मैं उसकी शक्ल देखने लगा। फिर मैंने झल्लाए हुए अंदाज में गर्दन हिलाई। ठीक है, मैं तमाशा ही देखूंगा। दूसरे दिन हम भी उस दूसरे लोगों के साथ जलसा गाह में पहुंच गए। ताहद्दे निगाह एक अजीमो शान मैदान फैला हुआ था। बिला मुबालगा सारा ज़ोरात उमड़ आया था। जहाँ तक निगाह जाती सर ही सर नजर आए। हमने उस अजीम मजमे को देखा और ठंडी सांस लेकर रह गए। मैं तालूत से अभी तक नाराज़ था और मैंने उससे नहीं पूछा था कि वो यहाँ क्या करने का इरादा रखता है। हम भी उस दूसरे लोगों के साथ इस अजीम शान स्टेज के अकब में पहुँच गए, जहाँ अमीर गुलबार ने खानम के खिलाफ दूसरे गवाहों को बिठाया था। बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम था। खुद अमीर गुलबार के अपने मुहाफ़िज़ भी मौजूद थे। एक लंबी घोड़ा गाड़ी में खानम आई, दूसरी में अर्शीला और शकील साथ आए। चौका यहाँ के असूल के मुताबिक ये अवामी अदालत थी, इसलिए सबको बिला चूनो चरा आना पड़ा। फिर तमाम लोग जमा हो गए। खानम के चेहरे पर स्याह रंग की बारीक नकाब थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत नजर आई। अर्शीला बेनकाब थी। शकील का चेहरा हमेशा से कुछ ज़्यादा ही खौफनाक नजर आया। ये सब स्टेज के ऊपर पहुंच गए। तब अमीर गुलबार भी वहां पहुंच गया। अमीर गुलबार ने एक अनाउंसर को इशारा किया और वो स्टेज पर आ गया। सरहद के असूल के मुताबिक वतन का कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स
मौजूदा हुकूमत के सिलसिले में या किसी बड़ी अवामी मसले पर अवामी अदालत तलब कर सकता है। अमीर गुलबार ने अपना ये हक इस्तेमाल करते हुए आज अवामी अदालत तलब की है। मेरे दोस्तों, ज़ोरात में जो कुछ हो रहा है, कौन है जो इससे वाकिफ़ नहीं। हमारा वतन साजिशों की सरजमीन नहीं बनना चाहिए। हुकूमत नाकारा है तो उसे बदल दो, साजिशों को कुचल दो। इसी के फैसले के लिए आज आपको जमा किया गया है। हम हंगामों को ख़त्म कर देंगे, हम साजिशों को कुचल देंगे। अवाम की आवाज़ उभरी और अनाउंसर बैठ गया। तब अमीर गुलबार उठा और अवाम के सामने आ गया। भाइयों, तुम्हें मालूम है कि गुलबार हमेशा से ज़ोरात की अजमत का निशान रहा है। हमने हुकूमत नहीं की, हमने हुकूमत नहीं चाही, लेकिन ज़ोरात को जब भी हमारी ज़रूरत पड़ी हम पेश रहे। हमने हमेशा अपना फ़र्ज़ पूरा किया। आज जब ज़ोरात एक बार फिर बहरान का शिकार है तो हम अपना फ़र्ज़ पूरा करने निकल आए हैं। मेरे दोस्तों, हालात काफ़ी हद तक आपके सामने हैं। साजिशों के चेहरे मुमकिन है कि आप में से कुछ की निगाह में हों, लेकिन अवामी अदालत में हमेशा सच बोला जाता है, ख्वाह वो बादशाही वक़्त के खिलाफ ही क्यों ना जाता हो। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। अवाम की आवाज़ सुनाई दी। शुक्रिया मेरे भाइयों। अमीर गुलबार कुछ देर के लिए रुक गया। तालूत खानम के पास पहुँच गया था, जिसका चेहरा जर्द हो रहा था। उसने तालूत की शक्ल देखी और खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर रह गई। पांसा पलट नंबर 1 आपसे मुखातब है, तालूत बोला। मेरा मजाक उड़ाने आ गए हो? खानम की आवाज़ आंसुओं में डूबी हुई थी। नहीं खानम, पांसा पलटने, अभी आप तमाशा देखेंगी, तालूत ने कहा और मुस्कुराता हुआ अपनी जगह आ बैठा। मेरी समझ में अब भी नहीं आ रहा था कि तालूत ने कौन सी तरकीब सोची है। हाँ, इस बात को मैं अच्छी तरह जानता था कि वो बहरहाल पांसा पलट हसीयत रखता है। एक दाव मारेगा और सब चित हो जाएंगे, लेकिन वो दाव क्या होगा ये अभी मेरी समझ में नहीं आया था। तो मेरे दोस्तों, मैं खुले दिन से इन मामलात की जिम्मेदारी खानम अफ ज़ोरात पर डालता हूँ। बूढ़े खान ज़ोरात की नौजवान बीवी जो एक आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, जो हमारी मलका ज़रूर है, लेकिन आम औरतों की तरह एक औरत है, एक नौजवान औरत जो बूढ़े खावंद को पसंद नहीं करती। मैंने इतना बड़ा इल्ज़ाम बगैर सबूत के नहीं लगाया। मैं आपके सामने सबूत पेश कर दूंगा। खानम ने खान ज़ोरात को अगवा करा लिया ताकि खान ज़ोरात के भतीजे शकील के साथ ऐश कर सके। मैं शकील को तलब करता हूँ वो मेरे बयान की तस्दीक करे। शकील का चेहरा धुआं हो गया था, लेकिन शकील से कबल तालूत उठकर अमीर गुलबार के नज़दीक पहुँच गया। उसने झुककर अमीर गुलबार के कान में कुछ कहा और अमीर गुलबार मुस्कुराने लगा। तालूत उसके सामने ही खड़ा हो गया। अमीर गुलबार मजमा को देखकर मुस्कुराता रहा। फिर उसने उस अंदाज में कहका लगाया जैसे कोई बहुत ही मज़े की बात हुई हो। उसके बाद उसने दोबारा मजमा को मुखातब किया। मेरे दोस्तों, मेरे एक अजीज तरीन दोस्त ने फरमाइश की है कि अब मैं जो कुछ कहूँ सच कहूँ, बल्कि जो कुछ झूठ बोल चुका हूँ उसकी खुद ही तरदीद कर दूँ। तो मेरे अजीज भाइयों, अब मैं सच बोल रहा हूँ और मैं खुदा को हाजिर नादर जानकर कह रहा हूँ कि जो कहूँगा सच कहूँगा। बात यह है कि खानम अफ ज़ोरात का ताल्लुक उस खानदान से है जिससे हमारी पुरानी दुश्मनी चल रही है। खान ज़ोरात ने जिस वक़्त दूसरी शादी का फैसला किया और उस खानदान को मुंतखब किया, मैं उसी वक़्त उसका मुखालिफ था। मेरे सीने पर सांप लौट रहे थे, लेकिन मजबूरी थी दोस्तों। मेरे यहाँ कोई लड़की ऐसी नहीं थी जिसकी शादी मैं खान ज़ोरात से कर देता। मैं मजबूर था, लेकिन मैं खून के घूंट पी कर रह गया। मेरे दिल में सबसे बड़ी जलन ये थी कि अब इस खानदान की औलाद ज़ोरात की हुक्मरान होगी, और मैं उसी वक़्त से साजिशों में मसरूफ़ रहा। मैंने कई बार कोशिश की कि खानम को खान ज़ोरात की निगाहों से गिरा दूं, लेकिन बदकिस्मती से कामयाबी ना हुई। लेकिन कब तक? मैं मुसलसल कोशिश में मसरूफ़ था और बल आखिर एक मौका हाथ आ ही गया। खान ज़ोरात का भतीजा मेरी लड़की से इश्क करने लगा। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरा बेटा उसे कत्ल करने के दर पे था, लेकिन मैंने उसकी जान बचाई और उसे पेशकश की कि वो खानम अफ ज़ोरात को बदनाम करने में मेरा साथ दे। मैं कोशिश करके उसे वाली ज़ोरात बना दूंगा और उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। शकील तैयार हो गया और हमने खानम को बदनाम करने की मुहिम शुरू कर दी।
इस महम को जोरदार बनाने के लिए मैंने शकील की ला इल्मी में खान जोरात को अगवा कर लिया और उसे कैद खाने में डाल दिया। शकील इस बात से नाराज हो गया, लेकिन मैंने खान जोरात के अगवा की खबर उससे भी छुपाए रखी। और मेरे दोस्तों, फिर मैंने किराए पर कुछ ऐसे लोग बुलवाए जो जोरात में हंगामे करें, और उनके सुपुर्द शकील का कत्ल भी था, क्योंकि मेरे जहन में असल स्कीम कुछ और थी। मैं शकील को भी धोखे में रखकर कत्ल करा देना चाहता था, क्योंकि मेरा असल मददगार खान जोरात की लड़की अर्शीला थी, जो मेरी दस्ते रास्त थी। अर्शीला खानम से बेपनाह नफरत करती है, और इसी नफरत के तहत वो मेरे लिए काम करने पर आमादा हो गई। मेरा प्रोग्राम था कि शकील खान जोरात और खानम की मौत के बाद अर्शीला ही इस खानदान की वाहिद हुक्मरान बने। चुनाचा मैं मेहराब खान की उससे शादी कर दूंगा, और इस तरह हुकूमत मेरे खानदान में आ जाएगी। ये जामिया प्रोग्राम मेरे जहन की पैदावार है, और यूं समझो कि किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं हो सकी। लेकिन मेरे दोस्त की ख्वाहिश है कि मैं सच बोलूं, सो मैंने हकीकत तुम्हारे सामने पेश कर दी। अमीर गुलबार खामोश हो गया। अवाम पर सख्ते की सी कफियत आ रही थी, और मैं सहरज़दा अंदाज में तालूत को देख रहा था। तो ये था तालूत का प्रोग्राम। खानम, शकील, अर्शीला हर बिक सकते की कफियत से में मुब्तला थे, और अमीर गुलबार फातहाना अंदाज में चारों तरफ देख रहा था। उसका मकसद है अमीर गुलबार, साजिश तुमने की है। एक सरहदी सरदार खड़े होकर बोला। हाँ, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, अमीर गुलबार ने गर्दन झुकाकर कहा। तुमने जोरात के खिलाफ साजिश की है। बिल्कुल, तुमने खान जोरात को अगवा किया है। हाँ, मेरे साथियों ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। खान जोरात जिंदा है। हाँ, मैंने उसे उस वक़्त तक के लिए जिंदा रखा है जब तक मेरा बेटा मुकम्मल तौर पर हुक्मरान ना बन जाए। कुछ ज़रूरी बातों में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद मैं उसे कत्ल करा दूंगा। हमारे होते हुए ये कैसे मुमकिन है? खान जोरात कहाँ है? मेरे खसूसी कैद खाने में। तुमने जोरात में हंगामे कराए हैं। तुमने हमारी खानम को बदनाम किया। तुम्हारा कत्ल वाजिब है, सरदार तैश में आकर बोला। अमीर गुलबार को कत्ल कर दो, साजिशों को कत्ल कर दो। अवाम में गलगला उठा, और फिर एक खौफनाक हंगामा बर्पा हो गया। बेशुमार गोलियां अमीर गुलबार के जिस्म में प्यूसत हो गईं। अर्शीला ने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन शकील और शीला दोनों में से कोई न बच सका। गोलियों ने उन्हें छलनी कर दिया था। अवाम बिगड़ गए थे। एक बहुत बड़े गिरोह ने खानम को घेर लिया। खानम की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। तब तालूत खानम के पास पहुंच गया। आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, खानम जोरात से मिलिए, तालूत ने कहा, और खानम चौंक पड़ी। उसके अकब में खान जोरात खड़े थे, और इस तरह हैरतनाक अंदाज में चारों तरफ देख रहे थे जैसे अपनी यहाँ मौजूदगी पर सख्त हैरान हो। खानम ने मोहब्बत भरे अंदाज में उनका हाथ पकड़ लिया। दूसरे लोगों ने भी खान जोरात को देख लिया था, और खान जोरात के नाम के नारे लगने लगे। तालूत वापसी पर मेरे पास पहुंच गया। भाई खरबूज, उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, और मैंने उसकी तरफ देखा। अब हमारा यहाँ क्या काम? क्या मतलब? चलें? कहाँ? मैंने अहमकाना अंदाज में कहा। अबे यहाँ से निकलो, कोई गोली भटक कर इधर आ गई तो खामख्वा सुराख हो जाएगा, वो मुझे घसीटते हुए बोला। और थोड़ी देर के बाद हम इस मजमा से निकल आए। तालूत तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था। जहाँ कहाँ रहे हो? मैंने तंग कराकर पूछा। यहाँ का काम खत्म, अब यहाँ क्या रखा है? मगर चल कहाँ रहे हो? इन पहाड़ों से निकल चलो, आबादी में चलो, यहाँ से तबीयत उकता गई है। मैं खुद भी यहाँ कहाँ जाना चाहता था, मगर चले कहाँ? वापस तो नहीं चलेंगे, आओ पहाड़ों के उस पार चलें, देखें इस समत की दुनिया कैसी है। ठीक है, तालूत ने मुझसे इत्तफाक किया, और फिर दाएं तरफ देखकर बोला, रासम। आका, रासम सामने आ गया। घोड़ों की ज़रूरत है, हाजिर करता हूँ आका। और ये काम रासम के लिए क्या मुश्किल था। थोड़ी देर के बाद हम घोड़ों पर सफ़र कर रहे थे। हमारा रुख पहाड़ों की तरफ था। सफ़र खामोशी से तय होता रहा। घोड़े ज़ाहिर है आम ना थे। पहाड़ों पर चढ़ने में उन्हें कोई दिक्कत ना हुई, और हम दूसरी तरफ उतर गए। पहाड़ों के दूसरी तरफ हमने बेशुमार फौजियों को देखा। ये शायद सरहद के निगरान थे। गालिबन हम पड़ोसी मुल्क की सरहद पर हैं, मैंने कहा। तो फिर ये लोग आसानी से हमें दूसरी तरफ ना जाने देंगे, मुश्किल से चलेंगे, तालूत ने जवाब दिया। मगर सुनो तो, क्यों ना हम छुप कर चलें? चोर हैं क्या? क्यों छुप कर चले? चलते रहो, तालूत ने बदस्तूर जिद्दी अंदाज में कहा। घोड़े तीर की तरह फौजियों की तरफ जा रहे थे।
फौजियों ने हमें देख लिया और फिर वो हमें हाथ से रुकने का इशारा करने लगे, लेकिन घोड़ों की रफ्तार सुस्त नहीं हुई और वो फौजियों के सिरों पर पहुंच गए। तब फौजियों ने बंदूकें तान ली और घोड़ों के रास्ते में बहुत से फौजी आ गए। मजबूरन घोड़ों को रुकना पड़ा। फौजियों ने हमें चारों तरफ घेर लिया। वो हमें खौरख्वार निगाहों से घूर रहे थे। नीचे उतर आओ वरना गोली मार दी जाएगी, एक फौजी गर्ज कर बोला। उतरो भाई वरना गोली मार दी जाएगी। तालूत ने मेरी तरफ देखा और मैं जल्दी से नीचे उतर आया। इस जिन की क्या बात थी, मैं तो बहरहाल इंसान था। तालूत भी नीचे उतर आया। क्या बात है, उसने फौजियों से पूछा। कहाँ मुंह उठाए चले आ रहे हो, रोकनों से क्यों नहीं रुके? तुम्हें पता नहीं कि ये दूसरे मुल्क की सरहद है, एक फौजी ने सामने आकर कहा। हम दरवेश लोग हैं बाबा, हमारे लिए कोई सरहद मुतय्यन नहीं होती, हमें जाने दो। तुम दरवेश हो? फौजी मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला। हाँ, मॉडर्न दरवेश, तालूत आंखें बंद करके झूमते हुए बोला। तब फिक्र मत करो, हम तुम्हें इंतहाई मॉडर्न कैद खाने में डालेंगे, नहायत मॉडर्न तरीके से तुम्हारी मुरम्मत करेंगे। चलो ले चलो उन्हें, एक अफसर ने कहा। क्यों अपनी गर्दन पर अजाब लेता है बच्चा, दरवेशों को तंग मत करो, हमें जाने दो, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तालूत ने कहा। ले चलो, ये दूसरे मुल्क के जासूस मालूम होते हैं। ठहर जा, तेरी इस हुकूमत का क्या नाम है? ये गोविंदास है, कपूर की राजधानी है। गोविंदास कपूर, शेरों का शेर, जिसकी हैबत से दूर दूर तक की रियासतें कांपती है। हम इस शेरों के शेर को गीडरों का गीडर बना देंगे। हम दरवेश हैं। ले चलो, ये महाराज का अपमान कर रहा है, मुसलमान मालूम होता है। साईं खरबूज, तालूत ने मुझे मुखातब किया। साईं तरबूज, मैंने जवाब दिया। करामात देखे बगैर बाज ना आएंगे, ऐसा ही लगता है। फिर दिखाओ करामात। तुम खुद दिखाओ साईं तरबूज, मैंने हंसते हुए कहा। चलो मैं ही दिखा देता हूँ, तालूत ने कहा और फिर उसने एक उंगली उठाई और एक फौजी अफसर ज़मीन से उठता चला गया। वो खिला में 4-5 फुट ऊपर मुअल्लक हो गया। उसका मुंह हैरत से खुल गया। खिला में वो ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ पांव मारने लगा। तब तालूत ने दूसरी फौजी की तरफ उंगली उठाई और उसका भी वही हशर हुआ। और उसके बाद तो फौजियों में भगदड़ मच गई। 10-12 फौजी खिला में मुअल्लक थे। हमें नीचे उतार दो, हमें नीचे उतार दो, फौजी चीख रहे थे। ये काम मेरे भाई साईं खरबूज करता है, तालूत मेरी तरफ इशारा करके बोला। भगवान के लिए हमें नीचे उतार दो साईं तरबूज। क्या ख्याल है भाई तरबूज? लटका रहने दो, आओ चले, तालूत ने कहा और लटके हुए आदमी चीखने लगे। उतार दो, भगवान के लिए उतार दो, हम तुम्हें कुछ ना कहेंगे, फौजी गड़गड़ाने लगे। मुझे भी हंसी आ गई थी और तालूत ने तमस्खराना अंदाज में उन्हें देखा। साईं खरबूज, उसने मुझे पुकारा। अभी नहीं, यहाँ से दूर निकल जाने के बाद इनकी रस्सियाँ काट देंगे, मैंने कहा। ठीक है आओ, तालूत आगे बढ़ गया। लड़कते हुए फौजी देखते रह गए। क्या ख्याल है इस गोविंदास कपूर शेरों के शेर की राजधानी के बारे में? देख लेते हैं, क्या हर्ज है। नाम कैसा है? हिंदू रियासत मालूम होती है, मैंने कहा और तालूत गर्दन हिलाने लगा। हमें काफ़ी फासला तय करना पड़ा, तब कहीं जाकर किसी बस्ती के निशानात नजर आए। दूर कहीं घंटा बज रहा था, नाकूस की सदाएं भी बुलंद हो रही थी। तालूत गारू गौर से ये आवाज़ें सुन रहा था। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, ये मुख्तलिफ अल मज़ाहब लोग होते हैं ना? हाँ, गड़बड़ होते हैं कुछ, काफ़ी, लेकिन यहाँ भी तखसीस है। आओ देख लेंगे, मैंने उनकी इबादत गाह देखना चाहता हूँ। ये आवाज़ें वहीं से आ रही हैं, मैंने उसे बताया। खूब, तो आओ जल्दी, तालूत ने कहा और हम तेज़ रफ्तारी से उन आवाज़ों की सिमत बढ़ने लगे। थोड़ी दूर हमें एक मंदिर का अक्स नज़र आया और मैंने तालूत को इशारा किया। तालूत गर्दन हिलाने लगा। 1 मिनट तालूत, मैंने कहा। क्यों? लिबास, हम मखसूस लिबास के बगैर उनकी इबादत गाह में नहीं दाखिल हो सकेंगे। कौन रोकेगा? तालूत ने अकड़ कर कहा। छुप कर चलो तो दूसरी बात है। आओ छुप कर ही चलते हैं, तालूत ने कहा और फिर मैंने शाहिदाना का दोशाला ओढ़ा और तालूत ने निगाहों से गायब हो जाने का अमल किया और हम दोनों मंदिर के दरवाज़ों की तरफ चल पड़े। मंदिर के दरवाजे से दाखिल होते ही एक हैबतनाक बुत पर निगाह पड़ी और तालूत ठठक गया। ये क्या है? इन लोगों का कोई देवता? पत्थर का है ना? हाँ, मैंने जवाब दिया और तालूत पुरख्याल अंदाज में उसे देखने लगा। मैंने उसकी आंखों में शरारत नाचते देखी। उसके बाद वो आगे बढ़ गया, यहाँ तक कि हम एक बहुत बड़े हाल में पहुँच गए।
जहां पूजा हो रही थी। तालूत दिलचस्पी से मुंह फाड़े पिंडतों को देख रहा था, जो मोटे ताजे और नंग धड़ंग थे। उनके सर घुटे हुए थे और दरमियान में लंबी लंबी चोटियां लटक रही थी। आरफ तालूत शरारत अमीज अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, क्या शय है ये? पिंडत कहलाते हैं, मंदिरों के पुजारी होते हैं। बड़े ऐश है इन लोगों के, खूब बड़ी उम्दा चीज़ें हैं ये तो। हम उन्हें और ऐश कराएंगे। तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। आ गई बेचारों की शामत, मैंने दिल में सोचा। बहरहाल तालूत की इस बात का मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ये बुतों को पूजते हैं ना? हाँ, इन बुतों के बारे में इनके बड़े बड़े अकीदे होंगे। यकीनन, बहुत ही खूब। तालूत मुस्कुराते हुए बोला। गालिबन उसके शरीर जहन में कोई खास मंसूबा परवरिश पा रहा था। तो फिर आज का दिन इन्हीं के साथ गुजारा चाहे, फिर कहीं चलेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने शाने उचकाए। ज़ाहिर है मुखालफत का सवाल ही पैदा नहीं होता था। होता वही था जो तालूत चाहता था। चुनाचा हम देर तक उनकी पूजा देखते रहे। लोग मिठाइयाँ, फल और न जाने क्या क्या ला रहे थे और देवी देवताओं के चरणों पर नछावर कर रहे थे। पिंडत उनकी पेशानियों पर चंदन और संदल लगा रहे थे। बखूर दानों में अजीब अजीब किस्म के धुएं उठ रहे थे। बड़ी अनोखी मखलूक है, किसी का वजन 2-2.5 मन से कम नहीं। मिठाइयों के ढेर देख रहे हो? मैंने कहा। जाहिर है ये सब देवताओं के पुजारियों के लिए होंगे, तो और किस काम आएंगे। आज मैं इन सब को खूब मिठाई खिलाऊंगा। तो मुझे इनके अकीदों के बारे में बताओ। और मुझे जिस कदर मालूम था मैंने तालूत को बता दिया। पूजा दोनों वक्त होती है? हाँ। तब फिर आओ, शाम की पूजा में शरीक होंगे। इस वक्त तक यहाँ के दूसरे लवाजमात भी देख लें, तालूत ने कहा, और हम हाल के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। यहाँ एक राहदारी में छोटे छोटे कमरों के दरवाजे थे। इन कमरों में पिंडत रहते थे। पिंडे डंग धड़ंग, छोटी सी धोती बांधे, जैनवर डाले इधर से उधर आ जा रहे थे। हम उन्हें देखते हुए आगे बढ़ते रहे और फिर मंदिर के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। एक बड़े हाल के दरवाजे से गुजरते ही हम ठटक गए। बेहद हसीन और जमील औरतों का जमघट था जो एक दूसरे से चहेले कर रही थी। आरफ तालूत हौंकों के से अंदाज में बोला, मैं भी दुनिया के इस मुनकतिब हुस्न को देखकर शशदर रह गया। इतनी सारी, मगर ये कौन हैं? पुजार ने, मैंने जवाब दिया। हाय, ये किस काम आती हैं? बड़े बड़े तमाशे होते हैं इन मंदिरों में। ये देव कन्याएं हैं, देवी देवताओं के सामने रक्स करती हैं। और क्या, जल्दी से बताओ। ये तो बड़े पुजारी ही बता सकते हैं। बड़े पुजारी भी होते हैं? तालूत कराह कर बोला। बहुत बड़े होते हैं। मैंने मैनीखेज अंदाज में गर्दन हिलाई। दिल तड़प उठा है, खुदा की कसम, इनसे मुलाकात जरूर करेंगे। और आरफ, ये तो जायज़ है ना? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता भाई। देखेंगे, पहले यहाँ के रंग देखेंगे। क्या ख्याल है, क्यों ना हम भी चंद रोज के लिए पिंडत बन जाएं? मगर यार, ये हुलिया खुद मस्करे मालूम होंगे। हाँ, साधु बनने के लिए सब कुछ करना होगा तालूत। देखेंगे यार, खोल चढ़ा लेंगे सरों पर। अल्लाह मालिक है। उस लड़की को देखो, कैसी उदास बैठी है। तालूत ने एक इंतहाई हसीन और नोखेज लड़की की तरफ इशारा किया और मैं उस लड़की की तरफ देखने लगा। उसे देखते ही मेरे होंठों पर मेरा पसंदीदा अशार आ गया। उफ, ये नोखेज जवानी के दिल अवेद उभार, किसी मगरूर शवाले के कलस हों जैसे। दूधिया जिस्म से उठती हुई संदल की महक मेरे जज्बात में कहराम मचा दे न कहीं। कमल सा चेहरा, इंतहाई पुरकशिश आंखें, चेहरे पर उदासी के बादल छाए हुए थे। दूसरी लड़कियां उसे छेड़ रही थी, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कुराहट नहीं थी। बहुत हसीन है, मैंने सहरज़दा से अंदाज में कहा। वाकई बहुत हसीन, तालूत भी बोला। आओ दूसरी जगह देखें, मैंने कहा, और हम उस हाल से भी निकल आए। थोड़ी ही देर में हमने अंदर का कोना कोना छान मारा। मंदिर के अकब में एक खूबसूरत और काफ़ी बड़ा तालाब था। उसके किनारे ही बड़े पुजारी की आलीशान रिहाइश गाह थी। अब अपना ठिकाना बताओ, तालूत ने कहा। यहाँ का माहौल तो बहुत घुटा घुटा है, फिर यहाँ के हालात जाने बगैर तो यहाँ से जाना भी मुनासिब नहीं। आओ छत पर चलें, मैंने कहा, और ऊपर जाने वाले जीनों की तरफ बढ़ गए, जिन्हें हम पहले ही देख चुके थे। छत साफ सुथरी थी, खूब खुली और उम्दा जगह थी। तालूत को भी और मुझे भी वो जगह बहुत पसंद आई और हमने वहीं क़याम का फैसला किया।
तालूत एक जगह बैठकर मुस्कुराने लगा और मैं समझ रहा था कि उसके जहन में शरारत मुरतब हो रही है। काफ़ी देर हमने वहाँ गुजारी और फिर तालूत बोला, क्या पूजा ख़त्म हो गई होगी? शायद। तो फिर अब पुजारी मिठाई तकसीम कर रहे होंगे। देखे, मैंने कहा। आओ। तालूत खड़ा हो गया और हम दोनों नीचे उतरकर उस बड़े हाल की तरफ चल पड़े। बिल्कुल ठीक वक्त पर आए थे। 4 पिंडे देवी देवताओं के चरणों में रखे हुए मिठाइयों के 2 आने एक जगह जमा कर रहे थे और मिठाई और फलों का एक बड़ा अंबार लगा हुआ था। तालूत ने मैनी खेज निगाहों से मेरी तरफ देखा और फिर उसने एक आंख दबाई और एक बहुत बड़े बुत के पीछे चला गया। पिंडे मिठाई जमा कर चुके और अब तकसीम शुरू होने वाली थी। तकसीम की गरज से पिंडे एक लाइन में खड़े हो गए। 4 पिंडे मिठाई के खाली 2 आने उनमें तकसीम करने लगे और फिर उसके बाद वो मिठाई की तरफ बढ़े। लेकिन जो ही पिंडों ने मिठाई की तरफ हाथ बढ़ाया, अचानक एक खौफनाक फुंकार सुनाई दी और एक इंतहाई चौड़े फन वाले स्याह नाग ने मिठाई के दोनों कुड़ों सुंडों से सर निकाल लिया। पिंडों की दहाड़ें सुनाई दी और वह उछल कर भागे। फुंकार दूसरे पिंडों ने भी सुन ली, हरे राम नाग देवता, और वो भी चीखते हुए भागे और इस बुरी तरह भागे कि मुझे भी उनसे बचना मुश्किल हो गया। मैं बुरी तरह दीवार से चिपक गया था। बहरहाल एक एक पिंडा बाहर भाग गया। तब स्याह नाग मिठाई के दोनों के दरमियान से निकला और बड़े बुत के पीछे चला गया। दूसरे लम्हे तालूत बाहर निकल आया और मेरे नज़दीक पहुंच गया। आओ अपना हिस्सा वसूल कर लें, छत पर चलेंगे। मेरा ख्याल है ये पिंडे अब मिठाई को हाथ नहीं लगाएंगे। मैं हंसने लगा और फिर हमने उम्दा किस्म की मिठाई उठाई और वापस छत पर पहुंच गए। नीचे पिंडारे भाग दौड़ कर रहे थे। उस हाल में जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन हमें किसकी परवाह हो सकती थी। हमने मज़े से मिठाई खाई और फिर आराम करने लेट गए। जिस जगह हम लेटे थे बड़ी हवादार थी। मिठाई खाई थी, पेट वजनी हो गया और नींद आ गई। और फिर उस वक़्त जागे जब खासी रात हो गई थी। कानों में एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, साज़ों की आवाज़। आरफ, तालूत ने मेरा कंधा हिलाया। जाग रहा हूँ यार, ये आवाज़ें कैसी हैं, देखना पड़ेगा। आओ यार, बड़ी गहरी नींद सोए, तालूत ने कहा और हम दोनों बेकार लोग उठ गए और फिर नीचे उतर आए। साज़ों की आवाज़ पूजा के हाल से आ रही थी। बड़े दिलकश आवाज़ थी। हम उसकी तरफ खींचते चले गए और फिर हाल में दाखिल हो गए। हाल का मंजर देखकर हम साकत रह गए। बड़ा पुरसहर मंजर था। थालियों में दिए रोशन थे। देव कन्याएं कंधा कतार बांधे खड़ी थी। उन्होंने बड़ा हसीन मेकअप किया हुआ था। रंगीन मखसूस साख्त के लिबासों में वो बहुत ही हसीन नजर आईं। चेहरों पर जगमगाते हुए सितारे एक अजीब सा समा बांध रहे थे। साज़ों की धुन पर उनके पांव थिरक रहे थे और हाल की फिजा बड़ी मस्तकुन थी। तालूत ने दिलचस्प निगाहों से ये मंजर देखा। फिर उसकी निगाहें पिंडों और पुजारियों पर पड़ी जो ढोल की थाप पर मस्त हो रहे थे। उनकी आंखों में सुर्खी थी, शायद वो चर्स पिए हुए थे। वैसे हाल की फिजा पाक साफ थी। तालूत गर्दन हिलाने लगा और उसकी आंखों में शरारत उभर आई। तब बड़ा पुजारी हाल में दाखिल हुआ और देव कन्याएं झुक गईं। नंग धड़ंग पुजारी कई मन की लाश था। फुटबॉल की तरह गोल और घुटा हुआ सर, मुंडी हुई मूंछें, सर के दरमियान एक लंबी सी चोटी झूल रही थी। आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थीं। फिर वो एक संघासन पर बैठ गया और साज़ों की धुन तेज हो गई। तब देव कन्याएं आगे आईं और उन्होंने रक्स शुरू कर दिया। साज़ों की लय से उनके कदम हम आहंग हो गए और पिंडे झूमने लगे। बड़ा पुजारी पुत्थर की तरह साकतो जामत बैठा था। उसकी खूनी आंखें देव कन्याओं पर जमी हुई थीं। और फिर एक पिंडे ने उसके सामने घटी हुई भंग का प्याला रख दिया। उसने प्याला उठाया और उसे हलक के रास्ते अपने मटके नुमा तोंद में उंडेल लिया। उसके बाद उसने प्याला रख दिया और फिर देव कन्याएं का रक्स देखने लगा। अचानक तालूत अपनी जगह से खिसका। मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं तो देव कन्याओं के पुरसहर रक्स में इस तरह खोया कि मैं तो उस वक़्त चौंका जब मैंने बड़े पुजारी के अक़ब में तालूत का चेहरा उभरते देखा। फिर तालूत के हाथ उठे और बड़े पुजारी की चोटी उसकी गिरफ्त में आ गई।
बड़ी पुजारी की खौफनाक चिंगार सादों पर भी भारी थी। वो दोनों हाथ खिला में मार रहा था, लेकिन तालूत उसे ऐसी झुकाइयाँ दे रहा था कि पुजारी उसके बदन को छू ना सके। साज बंद हो गए, रक्स रुक गया। देव कन्याएं और पिंडत मुंह फाड़े अब बड़े पुजारी का रक्स देख रहे थे, जो तकलीफ से कराहता हुआ इधर उधर लड़क रहा था। क्या हो गया महाराज? चंद पुजारी उसके गिर्द जमा हो गए। छोड़ दे, अबे छोड़ दे, मैं मर जाऊंगा, अबे हाय, बड़ा पुजारी धाड़ रहा था और दूसरे लोग उसके चारों तरफ खड़े उसे देख रहे थे। क्या छोड़ दे महाराज? एक पिंडे ने आगे बढ़कर पूछा। हाय, अबे छोड़ दे, बड़े पुजारी के मुंह से एक इसके अलावा और कुछ नहीं निकल सका। है राम, क्या हो गया पुजारी जी को? किसी ने कहा, लेकिन उनके करीब पहुंचने की हिम्मत किसी को नहीं हुई। तब तालूत ने जोर से पुजारी को एक धक्का दिया और वो ऊंधे मुंह गिर पड़ा। पिंडे उछलकर पीछे हट गए। पुजारी जी खुद इतने वजनी थे कि गिरने के बाद उठना उनके बस की बात नहीं थी। पिंडे उन पर छा गए और उन्होंने बड़ी मुश्किल से बड़े पुजारी जी की तरफ देखा। बड़े पुजारी के हवास कायम नहीं थे। चोटी के नीचे का सर काफ़ी दूर से दुख रहा था। पिंडे ने उन्हें फिर से संगासन पर बिठा दिया। पुजारी जी ने दोनों हाथों से सर थाम लिया था। देव कन्याएं अब भी हैरान खड़ी थीं और बड़े पुजारी को देख रही थीं। और तालूत मेरे पास बाहर पहुंच गया। क्या रंग में भंग डाल दी यार, कितना उम्दा किस्म का रक्स हो रहा था, मैंने बू बनाते हुए कहा। यार, ना जाने क्यों उसकी मुर्गी की दुम की मानद उठी हुई चोटी देखकर मेरे हाथों में खुजली हो रही थी। बस दिल चाहा, तालूत ने हंसते हुए कहा। अब पुजारी जी इस काबिल नहीं रहे कि रक्सो सरूर से लुत्फ अंदोज हों। जाहिर है, तो फिर यहाँ रुकने से क्या फ़ायदा? अबे ठहरो, ज़रा तमाशा देखें, तालूत ने किसी खलंडरे लड़के के से अंदाज में कहा और मुझे हंसी आ गई। बहरहाल हम वहाँ खड़े रहे। बड़े पुजारी के हवास काफ़ी देर तक दुरुस्त नहीं हुए और फिर जब सर की दुखन कम हुई, दिमाग काबू में आया, तो वो किसी अरने भैंसे की तरह खड़ा हो गया। कौन था ये? कौन था वो? गुर्राया। कहाँ महाराज? क्या हो गया महाराज? कैसी तबीयत है? पिंडों ने हमदर्दी से पूछा। जला दूंगा, भस्म कर दूंगा एक एक को। बताओ कौन था? किसने मेरी चोटी पकड़ी थी? बड़े पुजारी गुस्से से बेहाल हो रहे थे। चोटी पकड़ी थी? एक पुजारी ने हैरत से कहा। वही बड़े पुजारी के ज्यादा करीब था। चुनाचा बड़े पुजारी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और पिंडा थर थर कांपने लगा। क्षमा कर दे महाराज, है भगवान, क्या हो गया महाराज को? महाराज के बच्चे, बता, मेरी चोटी किसने पकड़ी थी? किसी ने नहीं महाराज, हमने नहीं देखा, पिंडे ने कहा। नहीं देखा? बड़े पुजारी ने पिंडे के घटे हुए सर पर एक हाथ झाड़ते हुए कहा और पिंडा हाय राम कहकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन अजीब हंगामा हो गया था। देव कन्याएं दरवाजे से बाहर निकल गईं। अब सिर्फ पिंडे रह गए थे और महाराज, जो पिंडों से बाज पुरस कर रहे थे। लेकिन जाहिर है किसी ने कुछ देखा होता तो बताता। आओ, अब यहाँ का माहौल गैर दिलकश हो गया है, तालूत ने कहा और हम दरवाजे से बाहर निकल आए। यार आरिफ, तालूत पुरख्यार अंदाज में बोला। वो खूबसूरत लड़की इन लड़कियों में नजर नहीं आई। मैं भी यही सोच रहा था। ना जाने क्यों उसकी शक्ल बार बार निगाहों में उभर आती है। बहुत हसीन है वो। ये बेतुके बेडौल पिंडे और पिंडत, इनके साथ भी नाजीबा हरकतें करते होंगे। क्या कहा जा सकता है, वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं। मुमकिन है वो खुद इन पुजारियों की इतनी अकीदतमंद हो कि इनके कर्म को निजात का जरिया समझती हो। ये तो बड़े अफसोस की बात है। क्यों? मेरा मतलब है, इतनी खूबसूरत लड़की, धर्म की बात है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा दिल नहीं मानता। वो बहुत उदास थी। क्या ख्याल है, आओ उसे तलाश करें। क्या करोगे? बस देखेंगे। उसके बारे में मेरे जहन में तजस्सुस बेदार हो गया है। हम उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जैसे तुम्हारी मर्जी। और हम देव कन्याओं की रिहाइश गाह पर चल पड़े। लेकिन अंदर के मनाजर देखकर हमें एक दूसरे की तरफ रुख करके खड़े हो जाना पड़ा। दुनिया का मुंतखब हुस्न हमारे सामने था। हमने कोई पाकबाज जिंदगी नहीं गुजारी थी। वक़्त ने एक ज़माने में मेरे लिए ऐसा माहौल मुहैया किया था जिसका तस्वर आज भी जहन में हलचल मचा देता था। तालूत का चेहरा भी सुर्ख हो गया। आरिफ, उसने मस्करे अंदाज में कहा। क्या है तरबूज भाई, अब क्या करें? सब्र करो भैया, निकल चलो। कहाँ जा सकेंगे अब?
हाँ यार, मेरी टांगें तो बेजान हो रही हैं, बैठ जाऊं, तालूत ने कहा और मैं हंसी ना रोक सका, लेकिन तालूत धम से जमीन पर बैठ गया। बड़ा भयानक मंजर था। लड़कियां एक दूसरे से चहेलें कर रही थीं। वो खुद अपने हसीन जिस्मों से बेनियाज थीं। ठीक है, जिनसे मुखालफ उनके ख्याल में यहाँ इस हाल में मौजूद नहीं, लेकिन शायद एक दूसरे से शर्म भी उनके धर्म में मौजूद नहीं थी। बहरहाल ये खौफनाक मंजर काफ़ी देर तक जारी रहा और फिर मैंने तालूत को मुखातब किया। भाई तरबूज, खरबूजे आज़म, तालूत ने जवाब दिया। अब उठ जाओ। कैसे उठूं? मस्खरापन मत करो। आओ, उसे तलाश नहीं करोगे? हाँ, उसे तो मैं भूल ही गया, मगर कहाँ तलाश करें? इन लोगों में तो वो मौजूद नहीं। तुम मानो या ना मानो आरफ, उस लड़की में कोई खास बात ज़रूर है। अगर है तो पता चल जाएगा, मैंने कहा, और फिर हम उस हाल से निकल आए क्योंकि लड़की वहाँ मौजूद नहीं थी। हम दूसरे कमरों में उसे तलाश करते रहे और फिर बड़े पुजारी की रिहाइश गाह की तरफ निकल आए।